जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला थी हमने समाप्त किया। बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने कंप्लीट कर दिया है और अब बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इसलिए हम प्रश्न, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी देखते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है बच्चों। ये गद्य साहित्य का इतिहास है क्लास 10 का। यह हम यहाँ पर बच्चों, ये जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हम कक्षा 9, कक्षा 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस के पर डे बाय डे जो इसमें आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, डे बाय डे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप चीज़ों को देखें, समझें, पढ़ें और इसका लाभ उठाएं और अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करें। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं गद्य साहित्य के इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटा सा रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निबंध के बारे में बता रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करें हमारी सुविधा के लिए। देखिए, विवरणात्मक निबंध की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा विभिन्न निबंध रचनाकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बता रहे कि जो निबंध, हमने आपको थ्योरी में बताया कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला पूछ रहा है, क्वेश्चन दे दिया कि विवरणात्मक, जो विवरण किया जाता है जिस निबंध का, जिस प्रकार का निबंध है, तो उसकी विशेषताएं बताइए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और कुछ रचनाकार के भी नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, कैसा होता है विवरणात्मक निबंध। तो विवरणात्मक निबंधों में किसी घटना का कथात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं का देश के विकास में योगदान तथा जनसंख्या वृद्धि आदि से संबंधित निबंध आते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जो विवरणात्मक निबंध है उसमें किस प्रकार के निबंध आते हैं, ये भी जैसे आपको आता नहीं, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, 5-5 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं देश में सरकार के द्वारा, उस पर ये उसमें विकास में क्या क्या योगदान है, ये सब। तो ये सब किस में आता है, विवरणात्मक निबंधों में आता है। और ये निबंध रचनाकारों, देखिए ये इसमें विशेष रूप से कौन कौन रचनाकार है, निबंध रचनाकार। तो रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, सरदार पूर्ण सिंह आते हैं, भगवत शरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारती धर्मवीर भारती और पद्मलाल पन्नालाल बख्शी बच्चों। राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे भी इस विवरणात्मक निबंध को लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रगतिवादियों के किन्हीं गद्य प्रगतिवादी युग के हिंदी गद्य साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो प्रगतिवादी युग में हिंदी गद्य की जो विशेषताएं रही हैं, वो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं बच्चों, पहले आपका आता है भारतीय युग, उसके बाद आता है शुक्ल युग जिसे छायावादी युग कहते हैं, फिर छायावाद उत्तर युग और फिर उसके बाद बच्चों आता है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं हैं, आइए समझ लेते हैं। ये 1938 के पश्चात के हिंदी गद्य के काल को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। 1938-1950 ले लीजिए बच्चों। 1938 ही ठीक रहेगा, क्योंकि 1850 से 1900 तक आपका आ जाता है भारतीय युग, और फिर इधर 1900 से इधर 1919 तक 20 तक आ जाता है मतलब छायावादी युग, और उसके बाद शुरुआत होता है प्रगतिवाद। शुरुआत की बात हो रही है तो 1938 लगभग आगे पीछे ऐसे रहता है बच्चों। 1938, 1950 ले लेंगे, 1948 ले लेंगे, ऐसे आसपास का रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1938 से, हालांकि आपको डेट तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपसे डेट नहीं पूछेंगे, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए।
बस आपको चीज़ों को याद करना है, विशेषताओं को, जैसे किस युग की क्या विशेषता रही। तो इस युग का हिंदी गद्य कल्पित दृष्टि से उतर कर क्या होता है, यथार्थ के धरातल पर आ गया। हमने थ्योरी में बच्चों आपको समझाया है कि जो हमारा छायावाद युग है उसमें कल्पना पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो वो छायावाद के युग के जो लेखक होते हैं काल्पनिक दृश्यों में, जैसे वातावरण प्राकृतिक दृश्यों को कल्पना में लाकर खूब उसको अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं, खूब उसमें विस्तार से बताते हैं। प्राकृतिक दृश्यों को काल्पनिक होता है, लाक्षणिकता होती है, उसमें प्रतीकात्मकता होती है। कब, किसमें, छायावादी युग में। लेकिन जब ये प्रगतिवादी युग आता है तो बच्चों इस युग के लेखक जो हैं, जो हमारे समाज में जो चल रहा है वर्तमान में, जो जैसी भी स्थिति है, सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक हो गया, राजनीतिक हो गया, जो है तो यथार्थ जो वर्तमान में जो व्यक्ति झेल रहे हैं, जो जीवनचर्या है, वो यथार्थता को यहाँ पर दिखाया गया, सत्यता को यहाँ पर लेखकों ने दिखाया। किस युग के, प्रगतिवादी युग के। तो यही कह रहा है कि पहली विशेषता बताया ना कि ये कल्पित दृष्टि से, कल्पित मतलब कल्पना से उतर कर था, छायावाद में कल्पना थी, वहां से हटकर यथार्थ के धरातल पर आ गया। दूसरी विशेषता बच्चों इसमें क्या है कि भोगे हुए यथार्थ मानव जीवन की सामाजिक एवं पारिवारिक पीड़ा। देखिए अभी हमने बता दी, राजनीतिक, दुराचार, विश्व बंधुत्व की भावना आदि जो भाव क्या कहते हैं, आंदोलन, जो विरोधाभास के जो अधिकार के लिए विरोध करना, ये सब भावनाएं क्या थी, ये विशेषताएं थी प्रगतिवादी युग की। अब देखिए बच्चों थोड़ा और देख लेते हैं। आप 4-5 याद कर लीजिए, 2 लिख देंगे तो बहुत है। अब ये 5 दिया है, इसमें से अच्छे से याद कर लीजिए, चीज़ें समझे रहेंगे। थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप जो नए बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड होगा। आप जाइएगा चैनल पे और पूरा शुरू से आखिरी तक कॉन्सेंट्रेशन से बच्चों समय देकर थोड़ा सा सुन लीजिएगा। 2 से 3 बार सुन लेंगे, उसमें लिखना आपको ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं, बस आप ध्यान से सुनिए, अपनी दृष्टिकोण को का विस्तार कीजिए, समझिए चीज़ों को। अब जब समझ लेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे बन देगा। अब आप अभी इसमें 5 विशेषताएं दी हैं, हम मात्र 2 विशेषताएं लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, नंबर पूरा मिलेगा आपको। अब देखिए ये दूसरा तो आपने देख लिया कि जो सामाजिक एवं पारिवारिक पीड़ा थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, दुराचार था, विश्व बंधुत्व की भावना थी, अधिकार के लिए विद्रोह की जो भावना थी, वो सब प्रगतिवादी का विशेषता था। अब तीसरे नंबर पर देखिए बच्चों, हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का उद्भव हुआ, अनेक विधाओं का उद्भव हुआ तथा अनेक नवीन शैलियाँ भी दृष्टिगोचर में हुई। अनेक विधाओं क्या कैसे बच्चों, जैसे कहानी का उदय हुआ, नाटक का उदय हुआ, उपन्यास हुआ, रिपोर्टाज, ये नई जो हो गई, संस्मरण हो गए, रेखा चित्र हो गए, रिपोर्टाज हो गए, ये सब नई शैलियों का विकास हो गया इस युग में, प्रगतिवादी युग में। अब देखिए बच्चों इस युग के गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति बहुत उच्च गति की हो गई, किस, प्रगतिवादी युग की। और फिर बच्चों 5वां देखिए बच्चों, साहित्य रचनाओं की अधिक उपलब्धता इस युग में ही सर्वाधिक रही। जो साहित्य विषय पर रचनाएं जो लिखी गई, तो अधिकतम रचनाएं लिखी गई वो प्रगतिवादी युग में लिखी गई। ये 5 विशेषताएं बताए हैं। अब इसमें से आप कम से कम 5 अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 तो याद ही रहेगा परीक्षा के समय पर। अब आइए बच्चों हम छायावाद युग को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर क्या इनमें कह रहे हैं कि उपन्यास लेखकों के जो छायावाद के युग है, उनमें जो लेखक हैं, उनमें उन्होंने उपन्यास लिखा है जिन लेखकों ने। तो छायावाद उत्तर की बात हो रही है बच्चों, छायावाद के बाद की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर छायावाद उत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन है बच्चों, देखिए जैनेन्द्र कुमार है। इन्होंने क्या क्या लिखा, त्याग पत्र लिखा, सुखदा लिखा, कल्याणी लिखा, परख लिखा, सुनीता लिखा, ये सब जैनेन्द्र का है। यशपाल, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यशपाल भी आ गए। झूठा सच, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, पढ़ना पड़ेगा हमको, समय देना पड़ेगा हर एक विषय को। अब देखिए बच्चों भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा, चित्र लिखा, भूरे विशरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखिए बहुत सारे इसमें दे दिए हैं, आप याद किए रहेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपने यशपाल को याद किया, अब यशपाल को झूठा सच को रट लीजिए, यशपाल का झूठा सच देशद्रोही रट लीजिए, मतलब इतनी बार पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए
जिससे चीजें बैठी रही दिमाग में। जयनेन्द्र को आपने याद किया, इनका त्याग पत्र, सुनीता कल्याणी, परख, मतलब परख त्याग पत्र, मतलब इतना पढ़ लीजिए कि बस दो, कम से कम दो याद हो जाए, दिमाग में बैठा रहे। और देखिए बच्चों, महिला आचरण एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फणी सोमनाथ रेणु का है। नागार्जुन, इन्होंने नई पौध लिखी, प्रगतवादी है बच्चों नागार्जुन। बलचनमा लिखे हैं, रतिनाथ की चाची लिखे, इंपॉर्टेंट है ये। विष्णु प्रभाकर निशिकांत लिखे हैं। देखिए विष्णु निशि, यहाँ पर बीसा, यहाँ पर बीसा। अज्ञे नदी की दिन, अज्ञे ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। अज्ञे नदी की भी एग्जाम में बनने की पूरी संभावना बनती है। अब देखिए बच्चों, उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए कि उपन्यास क्या है और कहानी क्या है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, हमने थ्योरी में बहुत अच्छे समझाया है, जबकि जो हमारी कहानी होती है बच्चों, वो थोड़ा छोटी होती है उपन्यास की अपेक्षा। उपन्यास में सभी मानव जीवन से संबंधित घटनाओं का समावेश होता है, जबकि कहानी में किसी व्यक्ति की मनः स्थिति अथवा उससे संबंधित किसी घटना या पहलू का विस्तृत विवरण होता है। समझ रहे हैं? उपन्यास में सभी मानव जीवन से संबंधित घटनाओं को समावेश होता है, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारी ही घटना है। लेकिन जो कहानी है वो किसी व्यक्ति की, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का मना स्थिति हो, जैसे उनका जीवनचर्या, उसके बारे में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को, संस्मरण, ये सब नई विधाएं हैं के मौलिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। कौन? संस्मरण और रेखाचित्र। क्या है संस्मरण और क्या है रेखाचित्र? तो देखिए बच्चों, जब लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का वर्णन कम शब्दों में, देखिए बच्चों कम शब्दों में सांकेतिक रूप से किया जाता है, तो ये विधा रेखाचित्र कहलाती है। और ये वर्णन यथार्थपरक होता है, सत्य होता है, जैसा का तैसा, इसमें कोई बनावटी नहीं होता है जिसमें रेखाचित्र में। और रेखाचित्र और संस्मरण का मौलिक अंतर ये है कि रेखाचित्र में कम शब्दों के माध्यम से विषय वस्तु की विशेषताओं को उभारा जाता है, जबकि संस्मरण में घटना हो गई या व्यक्ति या का यथावत और पूर्ण चित्रण होता है। कोई व्यक्ति है, कोई संस्मरण में कोई घटना हो गई या कोई व्यक्ति होगा, उसके जीवन में जो यथावत, इसमें दोनों में यथावत तो दोनों में है बच्चों, जैसा का तैसा पूर्ण चित्रण कर दिया जाता। देखिए रेखा चित्र में भी जैसा का तैसा ही आपको लिखना है, लेकिन इसको क्या है, रेखा चित्र में क्या आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, ऐसे कम से कम शब्दों में लिखना है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए रेखाचित्र और रिपोर्टाज की विधाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखाचित्र लेखक अपने संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति तथा घटना का यथावत चित्रण करता है, परंतु रिपोर्ट के साहित्यिक एवं कलात्मक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। इसमें विभिन्न घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो की विधाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। आपने रेखाचित्र और रिपोर्टाज को समझा बच्चों। रेखाचित्र में लेखक अपने संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति घटना का यथावत चित्रण करता है, अभी ऊपर भी आप पढ़ के आए हैं, जैसा का तैसा ही लिखता है। परंतु जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के साहित्यिक एवं कलात्मक, रिपोर्ट के जो साहित्यिक एवं कलात्मक, ये देखिए बच्चों, साहित्यिक एवं कलात्मक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। जो रिपोर्ट होता है कहीं का, कोई रिपोर्ट होता है, उसमें जो साहित्यिक हो, उसमें कलात्मकता हो, उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। और इसमें विभिन्न घटनाओं के यथार्थ रूप को प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों, हमने 194 क्वेश्चन को बहुविकल्पीय प्रश्न में हल किया है। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़कर हमने आगे बढ़ा है। इसी तरह से अब देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा लघु के प्रश्न भी देख लेते हैं। तो इसको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के और हम देखिएगा, इसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर बढ़ेंगे पद्य साहित्य की ओर। ये पद्य साहित्य क्या है? तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो की विधा का उल्लेख कीजिए। अतीत के चलचित्र, आचार्य द्विवेदी जी और ममता। ये क्या है? दो विधाएं हैं। क्या? ये दो विधा है। कौन कौन? अतीत के चलचित्र
और आचार्य क्या कहते हैं द्विवेदी जी और ममता। तो ये देखिए बच्चों, अतीत की चलचित्र रेखा चित्र है, आचार्य द्विवेदी जी ने संस्मरण लिखा है, ममता कहानी है। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित रचनाओं में से रचनाओं में से किन्हीं दो विधा का उल्लेख कीजिए। इन्होंने रचनाओं को दे दिया और कह रहे इसमें से कोई दो विधाएं में उसका उल्लेख कीजिए। या दे दिया, हम ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी विधा है, ये आप। तो सबसे पहले तो अंधा धर्मवीर भारती का है और उजली आग दिनकर का है। याद कीजिए, उजली आग दिनकर जाते हैं अर्धनारीश्वर का दर्शन करने। जब दिनकर अर्थात सूर्य निकलता है तो हमारा वातावरण वायुमंडल कैसा हो जाता है, उजली आग के समान सफ़ेद एकदम हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। और तब कौन जाते हैं, दिनकर जाते हैं अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। ट्रिक में हमने याद कराया है। देखिए बच्चों, तो अब तुरंत याद आ जाता है उजली आग और अंधा युग धर्मवीर भारती। तो देखिए बच्चों, ये विधा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अंधा युग जो है बच्चों, ये काव्य है और उजली आग एक प्रकार का निबंध है दिनकर साहब का, रामधारी सिंह दिनकर। और कनुप्रिया बच्चों, ये काव्य है, कनुप्रिया भी काव्य है। अब देखिए धर्मयुग और चांद पत्रिकाओं के संपादक कौन है। तो बच्चों, धर्मयुग धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती कहते हैं कि धर्मयुग हमारा कर्तव्य है। क्या है, धर्मयुग का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य भी धर्मवीर भारती ने लिखा है और धर्मयुग को भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो देखिए, हमने याद कर लिया ना कैसे, कि धर्मवीर भारती ने कहा था कि धर्मयुग का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अब देखिए चांद बच्चों, चांद पत्रिका ये महादेवी वर्मा का है। फिर थोड़ा सा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, ये देखिए थोड़ा सा आपके एग्जाम में, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुविकल्पीय प्रश्न को भी ले लिया गया है। ये बच्चों, आज हमने 9 प्रश्न को हल किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुविकल्पीय प्रश्न से को हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आपको कम समय में बस थोड़ी थोड़ी ऐसे निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतरता बनाना चाहते हैं बच्चों, इसलिए देखिए हम मतलब पर डे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिसमें आपको वीडियोज नहीं मिले जब से हम पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। क्यों, क्योंकि आप हमको देख के सीखेंगे ना। आप किसी भी बच्चे के लिए शिक्षक क्या होता है, आदर्श होता है। आप अपने शिक्षक को देख के सीखेंगे, जैसे शिक्षक का व्यवहार रहेगा, आचरण होगा, आप में वो चीज़ उतरेगा। इसीलिए हमने सोचा कि हम अगर निरंतरता बनाएंगे तो हमारे बच्चे भी निरंतर पढ़ेंगे और उनमें भी रोजाना पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। तो अब आइए बच्चों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। अभी हमने ये देखिए ना, क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, अरे ये लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके बच्चों, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न थोड़ा और हल कर लेंगे। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को इस वाक्यों के साथ अब हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो इन वाक्यों के साथ आज हम समाप्त करते हैं इस क्लास को और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। जय हिंद बच्चों।